तो दोस्तों, कैसे हैं आप? कोरोना में अपना ध्यान रखो भैया। स्टे होम, स्टे सेफ। तो आज हम सिंधु घाटी का जो है पार्ट 3 यानी क्लास 3 करेंगे। बीच में अभी थोड़ा सा व्यस्त था तो वीडियो नहीं डाल पाया, लेकिन 1 या 2 ही दिन वीडियो डिले होगी, नहीं तो कंटिन्यू आपको देता रहूँगा। ठीक, चलिए। सिंधु घाटी क्लास 3 में आज हमने अभी तक पढ़ लिया था कि जो उनके इम्पोर्टेंट, जिस भी भाई बंधु ने पहली और दूसरी वीडियो नहीं देखी, सबसे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लें, क्योंकि पार्ट 3 का सीधा सीधा लिंक जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 से है। ठीक, तो अभी तक हमने जो है महत्वपूर्ण स्थल जो थे, जिन्हें नगर की संज्ञा दी गई थी, वो कर लिया था। और अब हम करेंगे जो वैसे स्थल होते हैं, मतलब अनइम्पोर्टेंट टाइप के होते हैं। मतलब मैंने आपको बताया था जो नगर की संज्ञा दी गई थी उससे एग्ज़ाम में लगभग 90% क्वेश्चन आते हैं, और 10% जो अन्य स्थल होते हैं जो मैं आज आपको पढ़ाऊँगा उससे एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कवर हो चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो भैया वीडियो देख लियो। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए, जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करते हैं। तो जम्मू कश्मीर में एक स्थल है मांडा, और मांडा आपको पता है कि सबसे उत्तरी स्थल है हड़प्पा सभ्यता का, जो चेनाब नदी पे है। ठीक, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या बनता है? अरे मैं हाथों हाथ क्वेश्चन भी कराता हूँ मेरे भाई, बस ऑब्जेक्टिव ही तो नहीं है। सबका अपना अपना अलग अलग स्टाइल है पढ़ाने का, तो भैया मैं अपने स्टाइल से ही पढ़ाऊँगा। ठीक, देखिए, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है सबसे उत्तर का स्थल, तो आंसर मांडा होगा। मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। और मांडा कौन सी नदी पे है? चिनाब नदी पे है। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए बात करते हैं पंजाब की। तो पंजाब में वैसे तो बतेरे सारे स्थल हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से उसे ही हम देखेंगे। तो जैसे रोपड़, ददेरी और संघोल, ये 3 स्थल हैं जो पंजाब में हैं। आइए इन्हें थोड़ा सा सेपरेटली देखते हैं। तो रोपड़ की बात करते हैं। देखिए, रोपड़ जो है वो स्वतंत्रता के बाद उत्खनित पहला स्थल है। पहला स्थल जो है स्वतंत्रता के बाद जिसका उत्खनन किया गया था वो रोपड़ ही था। आधुनिक नाम इसका रूपनगर है। ठीक, और मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य यहाँ मिले हैं। अब आप कहोगे कि कहीं हमने पढ़ा है एक कुत्ते के कुत्ता साथ में दफनाया गया है। बुर्ज होम में भी एक जगह है, बुर्ज होम, जो आपकी कश्मीर में है, वहाँ भी मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया गया है, लेकिन वो काल जो है वो नवपाषाण काल है। और हड़प्पा सभ्यता में अगर पूछा जाए तो आंसर आपका रोपड़ लगेगा। ठीक है, तो ज़रा इस पे भी ध्यान दीजिएगा। तो एग्ज़ाम में इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि भाई इनमें से कौन सा पंजाब में है या इनमें से कौन सा पंजाब में नहीं है। क्वेश्चन तो यार ऑब्जेक्टिव किसी भी प्रकार से बना लो, मेन चीज़ क्या है कि कॉन्सेप्ट आप इकट्ठा पढ़िए, चाहे धीरे धीरे पढ़िए, एक साथ आप पढ़िए। अब जैसे मैं सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा रहा हूँ भाई, दोबारा किसी से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता मैं मोस्टली कोशिश करूँगा पूरी की पूरी ख़त्म करा दूँ। ठीक, ज़्यादा जल्दी का काम शैतान का, जल्दी की चीज़ें दिमाग में नहीं रुकने की, तो आराम आराम से करते रहो। ठीक है, तो संघोल की बात करें तो संघोल में तांबे की 2 छेनियाँ प्राप्त हुई हैं और वृत्ताकार अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो मैं आपको बता दूंगा कि क्वेश्चन में किस तरीके से आता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा में ये अन्य स्थल की बात हो रही है, जबकि इम्पोर्टेंट स्थल जैसे हरियाणा में बनावली भी है, वो मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो भैया आग्रह है, पहले आप वीडियो देख लो। ठीक, राखी गढ़ी, अन्य स्थलों में राखी गढ़ी आता है। तो देखिए, राखी गढ़ी जो है वो भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है क्षेत्रफल में। सबसे बड़ा स्थल, क्वेश्चन आता है ये कि सबसे बड़ा स्थल भारत में कौन सा है हड़प्पा सभ्यता का, तो आपको आंसर मार देना है राखी गढ़ी। ठीक है, और हरियाणा में एक कुनाल है, एक हड़प्पा स्थल है कुनाल, जहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। ठीक, चलिए आप बात करते हैं यूपी। भाई धीरे धीरे पढ़ाना सीख रहा हूँ, मतलब अभी पढ़ाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, अभी तो सिर्फ पढ़ने पढ़ने का एक्सपीरियंस था। तो भाई स्टार्टिंग है, चलिए वो भी कला सीख जाएंगे, कोई बड़ी बात ना है। तो यूपी में मेनली जो है 3 ज़िले हैं, एक तो बागपत है, सहारनपुर है
और आपका मेरठ है। बागपत, सहारनपुर और मेरठ। देखिए बागपत में एक जगह है सनोली। सनोली, अगर सनोली आ जाए कि सनोली कहाँ है, तो ज़िला है बागपत और प्रदेश है यूपी। ठीक है, यहाँ 125 कब्रें मिली हैं और उन कब्रों का जो सर है वो इस तरीके से है, यानी नॉर्थ नॉर्थ इस तरीके से दफनाया गया है कि नॉर्थ में उनका सिर है और साउथ में उनके पैर हैं। ठीक। अब सहारनपुर में 3 स्थल हैं हड़प्पा के। एक तो बड़ा गांव है, एक हुलास है और एक है, थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, बड़ा गांव है, हुलास है, अम्बा खेड़ा है और सकतपुर है। ठीक। तो इस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई, और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये ऐसा नहीं है कि ये सभी एग्ज़ामों के लिए, डजेंट मैटर कि आप कौन सा एग्ज़ाम दे रहे हो, क्योंकि जीएस जो है ना कभी भी एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव में नहीं पढ़ी जाती। और कोई भी चीज़ है यार, आप उस तरीके से पढ़ो ताकि सबका काम निपट जाए एक साथ में। ठीक है भैया, मेरा तो यही स्टाइल है पढ़ने का भी और पढ़ाने का भी। ठीक है। तो एग्ज़ाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि साहब इनमें से कौन सा स्थल सहारनपुर का नहीं है। जब आपने विस्तार से पढ़ा होगा तभी तो आप लगाओगे, नहीं तो रटने को तो कितना ही रटते रहो। ठीक है। अब बात करते हैं मेरठ की। तो मेरठ में एक स्थल है आलमगीरपुर, एक है हस्तिनापुर और एक है भगवानपुरा। ठीक। और आलमगीरपुर जो है इसलिए मेन है क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता इस तरीके से है, जैसे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। ये सबसे पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर, सबसे पूर्वी स्थल है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे पूर्वी स्थल कौन है, तो आलमगीरपुर कहाँ है, मेरठ है। और कौन सी नदी के किनारे पे है, हिंडन नदी के किनारे है। और हिंडन किसकी सहायक नदी है, यमुना की नदी है। तो यमुना नदी कहाँ बहती है यार, दिल्ली साइड में यमुना नदी तो बहती है, तो हिंडन जो है वो यमुना की सहायक नदी है। ठीक है। तो कैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया आप कर दोगे। ठीक है भाई। तो बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात में एक स्थल है सुरकोतड़ा, और सुरकोतड़ा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए ये सुरकोतड़ा आपका कच्छ की खाड़ी में है। यहाँ से घोड़े का अस्थि पंजर मिलता है, जो इम्पोर्टेंट है। अगर पूछ लिया कि भाई घोड़े का अस्थि पंजर कहाँ से मिलता है, तो सुरकोतड़ा, और सुरकोतड़ा है कहाँ, गुजरात, और कहाँ है, कच्छ की खाड़ी में। ठीक है। तो इसी से ही 3-4 क्वेश्चन बन गए यहीं के यहीं। और एक चीज़ है, मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि पश्चिमी टिल्ला होता था, पूर्वी टिल्ला होता था। पूर्वी टिल्ले में नगर होता था और पश्चिमी टिल्ला में कौन लोग रहते थे, वो लोग रहते थे जो पुजारी ब्राह्मण वर्ग था, और जो विशेषाधिकार के जो उनकी प्रशासन व्यवस्था थी वो लोग रहते थे। और नगर की संज्ञा उसे दी गई थी पूर्वी टिल्ला को, जिसमें जो है हमारे जैसे नॉर्मल जनता रहती थी। ठीक है। और सुरकोतड़ा की खासियत ये है कि ये जो तो दोनों टिल्ले हैं ये आपके एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। तो एक ही चार दीवारी से जो है केवल सुरकोतड़ा ही नहीं घिरा हुआ था, आपका लोथल भी घिरा हुआ था। तो 2 आपको ये याद रखने हैं, एक रक्षा प्राचीर से लोथल भी घिरा हुआ था और सुरकोतड़ा भी घिरा हुआ था। ठीक है। आप सारी वीडियो देखो तब आपका जो है बेस क्लियर होगा। ठीक है। मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपकी नींव मजबूत हो। ठीक। देखिए, और सुरकोतड़ा का जो हुआ था पतन, वो हुआ था भूकंप के कारण। तो ध्यान रखिए, भूकंप के कारण एक का और हुआ था पतन, तो कालीबंगा का और पतन हुआ था। तो यहाँ हम क्या जानते हैं, श्री सुरकोतड़ा का पतन किसके कारण हुआ था, भूकंप के कारण। और एक कालीबंगा जो राजस्थान में पड़ता है उसका भी पतन जो है वो भूकंप के कारण माना जाता है। ठीक है। चलिए, और गुजरात में एक स्थल और है रंगपुर। ठीक है। तो रंगपुर आपका सौराष्ट्र क्षेत्र में आता है, और सौराष्ट्र क्षेत्र के इसे कठियावाड़ क्षेत्र भी कहा जाता है, और अहमदाबाद ज़िला है ये। ठीक। तो ये कौन सी नदी के किनारे पाया जाता है भाई, कौन सी नदी के किनारे है ये है भादर नदी के किनारे। और यहाँ से धान की भूसी के 7 साक्ष्य मिलते हैं। तो धान की भूसी के साक्ष्य मिलते हैं रंगपुर में, जो आपका गुजरात में है। ठीक है। आइए बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की बात करते हैं
तो महाराष्ट्र में एक जगह है दैमाबाद। दैमाबाद जो है आपका अहमदनगर ज़िला में आता है। और आपको बता दूं, ये जो है जैसे यहाँ मांडा था उत्तर में, सबसे दक्षिणी पॉइंट था आपका ये दैमाबाद ही है। और पूर्वी पॉइंट था आपका आलमगीरपुर मेरठ। और पश्चिमी था आपका सूतकांगडोर। ठीक। हड़प्पा सभ्यता इस तरीके से फैली हुई है। अगर आपने पहली दूसरी वीडियो नहीं देखी तो आप उसे देख लो, ये चीज़ मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। ठीक है। तो दैमाबाद ये अहमदनगर ज़िला में है। गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा नदी के तट पर ये बसा हुआ है। तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि दैमाबाद कौन सी नदी के किनारे है, तो अधिकतर ऑप्शनों में आपको गोदावरी मिलता है, तो आप गोदावरी टिक कर दीजिए। और कहीं अगर प्रवरा नदी मिल जाए तो एग्जैक्ट लोकेशन है इसकी प्रवरा नदी के तट पर। ठीक है, तो वो ऑप्शन से आप देख लीजिएगा। ठीक। और सबसे दक्षिणतम स्थल है, तो इससे यही क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है। देखिए, बात करते हैं अब पाकिस्तान की। ये भारत की बात तो हो गई थी, पाकिस्तान की बात करते हैं। तो पाकिस्तान में मोस्टली प्रांत हैं, पंजाब प्रांत, सिंध प्रांत और बलूचिस्तान। ये तीनों प्रांत आपके हड़प्पा सभ्यता से जो है रिलेटेड हैं और इनमें जो है हड़प्पा स्थल पाए गए हैं। तो बात करते हैं जो पाकिस्तान का पंजाब है, क्योंकि आधा पंजाब तो हमारे पास है, आधा पंजाब पाकिस्तान जो है ले बैठा हमसे। ठीक है, चलिए बात करते हैं पंजाब की। तो पंजाब में एक जगह है गनेरी वाला। तो ये सबसे बड़ा स्थल है हड़प्पा सभ्यता का। अभी तक क्या होता था, अभी तक जो सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल था क्षेत्रफल की दृष्टि से वो मोहनजोदड़ो था। ठीक है, तभी एग्ज़ाम में गनेरी वाला तो कहीं आपने ऑप्शन में भी नहीं देखा होगा। लेकिन पिछले 1-1.5 साल में जो सबसे बड़ा स्थल है हाल फिलहाल में वो गनेरी वाला हो गया है। ठीक है, और अब जो है यानी अगर मैं क्रम देखूं तो सबसे बड़ा स्थल है गनेरी वाला, दूसरे नंबर पे है मोहनजोदड़ो। अगर गनेरी वाला ऑप्शन में नहीं होता तो आप मोहनजोदड़ो टिक करोगे। और तीसरे नंबर पे है राखीगढ़ी जो कि आपका हरियाणा में है। और चौथा है धोलावीरा जो आपका गुजरात में है। तो एग्ज़ाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर वो विश्व में पूछे तो गनेरी वाला, अगर ऑप्शन में ना हो तो आप मोहनजोदड़ो टिक लगाना। अगर वो पूछे कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है तो आप लगाना राखीगढ़ी। ठीक है, और राखीगढ़ी और ऑप्शन में ना हो तो आप धोलावीरा लगाना। वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम तय करेंगे कि हमें क्या लगाना है। चलिए बात करते हैं, अब बात करते हैं आप सिंध प्रांत की बात करते हैं कि सिंध प्रांत में क्या है। ठीक है, तो सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में क्या है, कोट दीजी है, आमरी है, अली मुराद है, जुदीर दड़ो है और अल्लाह तीनों है। ठीक है, तो कई बार एग्ज़ाम में इस तरीके से पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में नहीं है। तो यार ये क्वेश्चन क्या तुम रट के कर दोगे, इसलिए कह रहा हूँ कि आप जो है कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ो। जिस दिन ऑब्जेक्टिव कराने पे बात आई तो उस दिन 500 600 ऑब्जेक्टिव तो मैं भी करा दूँ। मेन चीज़ है पढ़ाना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव अगर करने हैं तो भाई किताब ले आइयो, बथेरी सारी मार्केट में किताब उपलब्ध है, किताब ले आइयो। क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, फिर तो किताब पढ़ना ही बेकार है। अगर ऑब्जेक्टिव से ही सब कुछ है तो फिर तो मार्केट में किताब ही लाना बेकार है। ठीक है, देखिए, और सिंध ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान में देखिए सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो भी है आपका, चनहूदड़ो भी है, लेकिन इन्हें नगर की संज्ञा दी गई थी और ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ तो इस बार इनका जिक्र नहीं करूँगा। तो हालांकि यहीं बता देता हूँ, मोहनजोदड़ो और चनहूदड़ो सिंध प्रांत में है। ठीक, अब बात करते हैं, देखिए कोट दीजी जो है अलंकृत खंबा, यहाँ के अलंकृत एक खंबा मिला है जिस पर कई सारी आकृति उकेरी गई हैं, सॉरी। ठीक है, उकेरी गई हैं। अब ये जो आमरी है, आमरी इसमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है कि भैया आमरी में जो है ना 12 सिंगा के साक्ष्य मिले हैं। तो किसके साक्ष्य मिले हैं, आमरी में 12 सिंगा, और आमरी है कहाँ, सिंध प्रांत में। चलिए, अब पाकिस्तान का जो तीसरा प्रांत है वो है बलूचिस्तान, और उसमें भी अधिकतर अगर आपको बलूचिस्तान में भी सेपरेटली पूछे तो दक्षिणी बलूचिस्तान में ही ये सारे पाए जाते हैं अधिकतर हड़प्पा स्थल। तो बात करते हैं, बलूचिस्तान में नौसारो है, बालाकोट है, सूतकांगडोर है,
ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। डावरकोट है और सोत का कोह है, ये बलूचिस्तान के अंदर है। ठीक है, अब बात करते हैं। देखिए, एक थोड़ी सी मैं बताना थोड़ा सा भूल गया, एक ये अली मुराद है, अली मुराद, थोड़ा सा ध्यान रखिए, सिंध प्रांत में, मैंने इधर थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। अली मुराद एक ऐसा स्थल है सिंध प्रांत में, हड़प्पा स्थल का, जो एकमात्र ग्रामीण स्थल है, एकमात्र ग्रामीण स्थल। जबकि हड़प्पा सभ्यता जो है एक नगरीय सभ्यता थी, लेकिन फिर भी केवल एकमात्र एक अली मुराद एक ऐसा स्थल है जो एकमात्र ग्रामीण स्थल है। तो पूछा जाए एकमात्र ग्रामीण स्थल कौन सा है, तो वो अली मुराद है, जो सिंध प्रांत में पड़ता है पाकिस्तान के। और नेक्स्ट है आपका जुदीर दड़ो, और जुदीर दड़ो के बारे में मैं थोड़ा सा बताना भूल गया, यहाँ से स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। और ध्यान रखिए, स्टेडियम के साक्ष्य जुदीर दड़ो से मिले हैं, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हैं। और ये भारत में धोलावीरा से भी, ऐसी कोई ज़रूरत थोड़ी है कि स्टेडियम के साक्ष्य एक ही जगह से मिलेंगे, और भारत में मिले हैं धोलावीरा से। अगर वो पूछे, वर्ल्ड में पूछे कि वर्ल्ड में स्टेडियम के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो जुदीर दड़ो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, और भारत में अगर वो पूछे तो धोलावीरा से स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं बलूचिस्तान की। पाकिस्तान का जो तीसरा प्रांत है बलूचिस्तान, इसमें हड़प्पा सभ्यता के काफ़ी स्थल हैं। तो बात करते हैं नौसारो, बालाकोट, सूतकांगडोर, डावरकोट। तो बात करते हैं नौसारो की। तो नौसारो में सिंदूर के साक्ष्य मिले हैं, और ये एग्ज़ाम में पूछा भी गया है कि भाई सिंदूर के साक्ष्य कहाँ मिले हैं। शायद यूपीपीसीएस में पूछा गया है कि सिंदूर के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो आपके नौसारो में मिले हैं। और नौसारो कहाँ है, बलूचिस्तान। ठीक, बालाकोट, बालाकोट इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, तो इसे छोड़ दो। ठीक है, सूतकांगडोर ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बस बालाकोट आपको पता होना चाहिए कि बलूचिस्तान में है। तो सूतकांगडोर, सूतकांगडोर क्या चीज़ है, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो हड़प्पा स्थल है उसका सबसे पश्चिमी, उसका जो पश्चिमी है यानी वेस्ट में सबसे पश्चिमी स्थल है सूतकांगडोर। ठीक है, तो ये कौन सी नदी पे, ये पूछा जाता है सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है, सूतकांगडोर है। कौन सी नदी पर है, दास्क नदी पर है। ठीक है, तो यही इसलिए ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। डावरकोट में ऐसी कोई ख़ास विशेषता नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि डावरकोट बलूचिस्तान में है। सोत का कोह, तो अधिकतर एग्ज़ामों में इसकी नदी पूछ ली जाती है, तो सोत का कोह भी बलूचिस्तान में है, और ये सादिकोन नदी पे स्थित है। ठीक है, चलिए। और जो पहली वीडियो में एक दो फैक्ट आपके छूट गए थे, तो मैं उसे भी यहाँ आपको बता देता हूँ। जैसे लोथल है, लोथल में हाथी दांत का पैमाना मिला है। और लोथल कहाँ है, गुजरात में। कौन सी नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है, कालीबंगा है राजस्थान के अंदर। तो कालीबंगा में एक मृत पट्टिका मिली है, जिसमें जो है मृत पट्टिका मतलब मिट्टी की मोहर टाइप में है, ये मिट्टी की पट्टी समझ लो आप। ठीक है, तो उसमें सिंह युक्त देवता बने हुए हैं, और उनके पीछे एक बकरी ले जाते हुए आदमी की जो है वो बना हुआ है, बकरी ले जाते आदमी का चित्र बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये यूपीपीसीएस में आपका आया हुआ था कि मृत पट्टिका, एक सिंह युक्त देवता की मृत पट्टिका कहाँ मिली हुई है, तो कालीबंगा, कालीबंगा आपका राजस्थान में है। चलिए थोड़ा सा एक बार आपको इकट्ठा ही बता देते हैं। जैसे नदी और स्थल है, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन एक आप ब्रीफ में देख लीजिए, एक आप संक्षिप्त देख लीजिए, एक साथ देख लीजिए। देखिए नदी है और स्थल है, तो सिंधु नदी, सिंधु नदी के किनारे क्या क्या है, तो सिंधु नदी के किनारे है आपका मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, आमरी, अली मुराद, कोटदीजी और अल्लादीनी। ठीक, बात करते हैं चिनाब की, तो चिनाब नदी के किनारे है मांडा। ठीक है, रावी, रावी नदी के किनारे है आपका हड़प्पा। सतलज नदी, सतलज नदी के किनारे है रोपड़, और रोपड़ आपका कहाँ पड़ता है, पंजाब में पड़ता है, आपको बताया ही था मैंने। ठीक, घग्गर, और घग्गर क्या चीज़ है, जो सरस्वती विलुप्त हो गई थी उसी को ही घग्गर कहा गया है। ठीक है, तो आप घग्गर या सरस्वती में कंफ्यूज मत होना, एक ही बात है। तो बनावली, बनवाली, कुछ भी कह लो, राखी गढ़ी,
कुनाल और कालीबंगा ये जो है घग्गर नदी के किनारे हैं। भोगवा नदी के किनारे पड़ता है आपका लोथल। हिंडन नदी के किनारे पड़ता है आपका आलमगीरपुर मेरठ जो आपका सबसे पूर्वी स्थल है। ताप्ती नदी के किनारे पड़ता है मालवन। ठीक। गोदावरी यानी प्रवरा जो भी आंसर हो उसके किनारे पड़ता है आपका दैमाबाद। दैमाबाद आपका महाराष्ट्र के अंदर है और ये सबसे दक्षिणतम बिंदु है हड़प्पा सभ्यता का। दासक नदी के किनारे पड़ता है सुतकांगडोर। और सुतकांगडोर क्या चीज़ है? ये आपका पाकिस्तान में पड़ता है, बलूचिस्तान प्रांत में, और ये दासक नदी के किनारे है और सबसे पश्चिमी बिंदु हड़प्पा सभ्यता का है। सादीकोर नदी के किनारे पड़ता है सोत का कोह और किम नदी के किनारे पड़ता है मेघम। ये सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट है और यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है। अब यही जो चीज़ मैंने बता दी इससे तो आप 50 या 100 क्वेश्चन बना लो, यही तो आता है एग्ज़ाम में। ठीक है। तो आज की हमारी वीडियो ये ख़त्म हुई और कोशिश करूँगा कि कंटिन्यू बना रहा हूँ आपके साथ। और रही बात आज शाम को मैं एक जितना मैंने अभी पढ़ाया उसमें से 20-30 जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं छांट छूट के जो है मैं आपको एक वीडियो जो है अब ऑब्जेक्टिव की भी दूंगा। लेकिन मेरा क्या चीज़ है भाई, मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव बिल्कुल नहीं देने का। ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। बिना कॉन्सेप्ट के ऑब्जेक्टिव केवल एक कचरा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है। और करवाते होंगे भाई, मेरा स्टाइल यूँ नहीं है, पहले कॉन्सेप्ट उसके बाद ऑब्जेक्टिव। ठीक। मान लो अगर किसी को कुछ नहीं आता कम से कम वो बंदा पहले पढ़ लेगा और उसके बाद ऑब्जेक्टिव। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव है तो सीधे सीधे कहो ना रटना है, क्यों भाई। चलिए खुश रहिए। आज वैसे आज की वीडियो में ज़्यादा डायलॉग नहीं लगे, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ, भाषा शैली सीख रहा हूँ भाई, भाषा शैली तो मेरी ऐसी ही है। और ठीक है। चलिए तो बताइए अपने भाई का एफ़र्ट कैसा लगा भाई, कमेंट में बता दियो। 8 ही सब्सक्राइबर हो तुम, अभी तो फ़िलहाल 8 ही हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। 8 हो 9 हो यार, मैं तो डेली करता रहूँगा। ठीक है। चलो अपना ध्यान रखो, कोरोना वोरोना से अपने हाथ पैर धोते रहो। ठीक है। और ज़्यादा टेंशन वेंशन इसकी मत लो, जितना समय हो उसे यूटिलाइज करो, एक्सरसाइज वगैरह करो। और सोशल मीडिया से फेसबुक व्हाट्सअप और इन सब चीज़ों से बचो। ये ट्विटर प्यूटर फलाना ढिमकाना इन चक्करों से मत बचो। मीडिया वीडिया भी ज़्यादा मत देखे करो, मुश्किल से 5-10 मिनट की न्यूज़ वगैरह देख ली बस। ठीक है। क्योंकि कोरोना में अभी यार टाइम लगेगा, हो सकता है पूरा साल भी निकल जाए। ठीक है। चलिए क्योंकि स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है, म्यूटेशन हो गया, वैक्सीन में दिक्कत आ रही है, तो कोशिश करो 1-2 टाइम ऊपर वाले का नाम भी ले ले करो भाई, खाली टाइम है तो। ठीक है। यो टाइम वैसे आप कहते हो कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, इस बार बहुत टाइम है, तो ऊपर वाले का नाम भी ले ले करो। ठीक है। चलिए अपना ध्यान रखिए, स्टे होम स्टे सेफ। ठीक है। और कमेंट में बताओ कैसा लगा। ठीक।